दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया उसके बारे में पढ़ने का प्रयास आज करेंगे। इससे पहले मैं सभी जो श्रोतागण हैं उनसे एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जो भी सुन रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आप लगातार सहयोग करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और उस मोटिवेशन के माध्यम से मैं अपने में जो भी कमी है उसको सुधार करते हुए तेज़ गति से आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो आज का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स, DPSP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है। यद्यपि डिटेल में अपने इसको बाद में पढ़ेंगे कौन से अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है। पहली बात, नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान का भाग थे। याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान का भाग थे। जब संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस समय भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अभिन्न अंग थे। अब आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। भारतीय संविधान के बहुत से भाग, बहुत से तथ्य हैं अन्य स्रोतों से लिए गए। कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात आयातित किए गए हैं। बहुत सा भाग भारतीय संविधान के भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसी प्रकार जो आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन सा संविधान है? याद करना है, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक, आयरलैंड ने भी ये जो नीति निर्देशक तत्व है स्पेन से ग्रहण किए थे। स्पेन एक दूसरा देश है, यानी भारत ने तो लिए आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड ने भी तो कहीं से लिए होंगे, तो वो देश है स्पेन। याद कर लेना है। यद्यपि आयरलैंड अपने पढ़ते हैं, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से आयातित किए थे ये अवश्य याद करें। उस देश का नाम आता है स्पेन। क्या नाम है जी? स्पेन। ठीक, उद्देश्य क्यों इनको शामिल किया गया, ये बेहद ज़रूरी है और लगभग हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है, ऐसा परंपरा बनी हुई है। तो उद्देश्य क्या है इनका? सामाजिक आर्थिक कल्याण करना। देखो, राजनीतिक के लिए तो वो हो चुका है अपने क्या मौलिक कर्तव्य और मूल अधिकार, लेकिन राजनीतिक के अलावा सामाजिक और आर्थिक कल्याण राज्य का, यानी लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की जो संकल्पना की गई है उसको साकार रूप यानी मूर्त रूप देने के उद्देश्य से संविधान के भाग में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना। ठीक है, यद्यपि ये संविधान के द्वारा आरोपित नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपित नहीं हो सकते, यानी इनको लागू करना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। फिर भी ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक सरकार को इनको लागू करना अच्छा प्रतीत होता है और सरकार इनको लागू करके अपने सुख समृद्धि में और अपने राज्य की समृद्धि में वृद्धि करती है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य तभी होता है जब इस प्रकार के तत्वों को साकार रूप प्रदान किया जाता है। अभी वर्तमान में देख रहे हैं मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही है और चिरंजीवी जैसी योजनाएं चल रही है। सारी की सारी क्या चीज़ है? ये सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों का साकार रूप यानी मूर्त रूप है। मनरेगा के बारे में अपने सभी जानते हैं। इसके अलावा बीमारी से संबंधित बात करें तो चिरंजीवी जैसी योजनाएं हैं। इसके अलावा उज्ज्वला जैसी योजना है जिसमें गैस सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं उन गरीब तबकों को। प्रसूति सहायता के लिए JSY जैसी योजनाएं थी, जननी सुरक्षा योजना। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस, 104 एम्बुलेंस, ये सारे के सारे है क्या चीज़? ये लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर एक अच्छा कदम माना जाता है राज्य का।
ठीक है। अब अगला इसमें दे रखा है प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित। इसका मतलब भारतीय संविधान के भाग 37 में यही दिया गया है भी ये क्या होती हैं, गैर न्यायोचित होता है। यानी अगर इनका उल्लंघन होता है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया भी इस प्रकार का पालन करें, राज्य उसका पालन करे, अनिवार्य नहीं है। अगर नहीं करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको लागू करवाने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, किस प्रकार की प्रकृति है ये, गैर न्यायोचित है। जिस प्रकार मौलिक अधिकार है वो क्या चीज़ है, न्यायोचित है। अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो अपने न्यायालय में उनके बचाव के लिए या लागू करवाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसलिए इनकी प्रकृति पूछी जा सकती है तो कैसी है, गैर न्यायोचित है, ठीक है, नॉन जुडिशरी। अब आता है ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। पहला तत्व है समाजवादी डीपीएसपी, यानी ऐसे नीति निर्देशक तत्व है जिसमें समाजवाद की झलक होती है। दूसरे जिसमें गांधीवादी डीपीएसपी की चर्चा की गई है। गांधीवादी का मतलब क्या हुआ, ऐसे तत्व है गांधीवादी। और तीसरे जो तत्व है उसमें किया गया है उदारवादी। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदार बौद्धिक। एक बार रिपीट करते हैं, अनुच्छेद याद कर लेना है। पहला समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, याद करो, अनुच्छेद 38। डायरेक्ट पूछा जा सकता है समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से अनुच्छेद में। अब अनुच्छेदों का उल्लेख से वर्णन करेंगे आगे। 38, 39, 39 क याद कर लो पहले। 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क लगातार, ठीक है। और 47 इसमें समाजवादी तत्वों का वर्णन मिलता है। तो समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं, 38, 39, 39 क लगातार, 38, 39, 39 क, उसके पश्चात 41, 42, 43 और 43 क लगातार। ये 4 लगातार हो गए। इसी प्रकार ये 3 लगातार हो गए। देखो वापिस समाजवादी कौन कौन से हैं, 36 से स्टार्ट, तो 36 और 37 को छोड़ दो। उसके बाद में 38, 39 और 39 क 3 तो ये हो गए। फिर 40 को छोड़ करके 41, 42, 43 और 43 क ये इसमें शामिल हो गए। और फिर आता है 47, 47, ये क्या समाजवादी तत्व हो गए। अब आता है गांधीवादी। गांधीवादी कौन कौन से हैं, तो गांधीवादी में 40 नंबर पंचायतों का उल्लेख किया गया है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करते हुए अपने भारतीय संविधान के भाग 9 में भी किया गया है। इसके अलावा अनुसूची 11 में भी किसका, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में भी, तीनों याद करने हैं। वापिस मैं रिपीट कर देता हूँ। गांधीवादी का मतलब क्या था, धन वाला था। एक तो धन का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो 40 नंबर में आर्टिकल अनुच्छेद 40 में किसका, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भाग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 9 में भी पंचायतों का उल्लेख किया गया है, यद्यपि भाग वाले पोर्शन में अपने पढ़ चुके हैं। फिर जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूची 11 किसके संबंधित है, वो ग्राम पंचायतों। फिर 43 के, ठीक है। फिर 46, 47, 48 लगातार है। इसका मतलब ये तत्व है डायरेक्ट याद करने अपने। अनुच्छेद याद हो गए तो संबंधित तथ्य ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। समाजवादी याद करो, एक बार रिपीट करो कौन कौन से, 38, 39, 39 क 3 तो लगातार हो गए। फिर 41, 42, 43, 43 क 4 हो गए और 1 47 हो गए। ये तो है समाजवादी। गांधीवादी कौन कौन से हैं, 40, क्योंकि पंचायतों से शुरू करते हैं तो 40, 43, 43 क, 46 और 47। ये ओवरलैप भी हो सकता है 48, क्योंकि इधर क्या 47 ये भी आ रहा है, यहाँ भी 47 है। तो अपने कह सकते हैं भी 47 नंबर अनुच्छेद समाजवादी भी और गांधीवादी, क्योंकि गांधी जी खुद एक समाज के उद्धारक थे, तो उन तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। फिर उदार बौद्धिक तत्व कौन कौन से हैं। उदार बौद्धिक का मतलब क्या, संपूर्ण सृष्टि के लिए कौन कौन से हैं, संपूर्ण विश्व के लिए कौन कौन से हैं। तो एक तो 44, 45,
48 और 48 क, 49, 50 और 51। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तत्व है वो है उदार बौद्धिक तत्व। 3 प्रकार के बता दिए हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। अनुच्छेद याद कर लेना अपने स्तर पर, ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, लेकिन मैं तो चाहूँगा समझ कर करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है। भारत के पूर्व सीजीआई का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत आती है, मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, फिर भी याद कर लें। सीजेआई का मतलब क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसके होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे। तो पूर्व में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं MC छागला, याद करना, नाम याद कर सकते हैं। इस प्रकार के कोटेशन आजकल के एग्ज़ाम में आती हैं, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। तो भारत के पहले, आज जो है उसकी बात नहीं कर रहा, पहले हो चुके हैं CGI, उनका नाम था MC छागला। उनका DPSP के बारे में क्या विचार था, उन्होंने कहा था कि यदि सभी DPSP तत्वों का पूरी तरह पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। इसका मतलब इतने कल्याणकारी तत्व है DPSP, अगर इन सभी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है तो यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती और ये एक स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। ये पूछा जा सकता है ये किसका कथन है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे MC छागला के। ठीक है। अब आता है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कुछ विवाद हुए थे, उनके लिए कुछ मामले आए थे, उन मामलों के बारे में अपने पढ़ना है, फिर डायरेक्ट अपने संबंधित अनुच्छेदों पे आएंगे। तो चंपाइकम दोराइजन मामला 1951 का है प्रारंभ में। ठीक है। 1950 में जब लागू होता है तो प्रारंभ का ही मामला आया था। मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, तो किसका ओवरलैप करें, किसको वरीयता दें, ये इस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। ठीक है। तब उसके लिए एक मामला आया था जिस मामले का नाम था चंपाइकम दोराइजन मामला। ये पूछ सकते हैं, सन भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया चंपाइकम दोराइजन मामला 1951। क्या था इसमें SC मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि DPSP द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट व मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो 1951 में जब चंपाइकम दोराइजम मामला आया था, उस मामले में चंपाइकम दोराइजम मामला, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि जब दोनों के बीच में टकराव होता है उस पर मूल अधिकार ज़्यादा इफेक्टिव माने जाएंगे, मूल अधिकार को वरीयता दी जाएगी, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उन पे भारी पड़ेंगे मूल अधिकार। ये मामला था चंपाइकम दोराइजम मामला 1951 का। ठीक है, समझ में आ गई। सबसे पहला मामला आता है चंपाइकम दोराइजम 1951 का, जिसमें मूल अधिकारों को ज़्यादा वरीयता दी गई, किसके बजाय, DPSP के बजाय। ठीक। अब अगला आता है गोलकनाथ मामला 1967, सन भी याद कर सकते हैं, इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। चंपाइकम दोराइजम मामला कब आया था, 1951 का। दूसरा आता है गोलकनाथ मामला, ये आता है 1967 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी यहाँ भी एक तरह से कह सकते हैं मूल अधिकार हावी है। क्या मतलब हुआ, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है तो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। ये कहा था किसमें, गोलकनाथ मामले में। कब का है गोलकनाथ मामला, 1967 का। ये व्यवस्था कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि DPSP को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। 2 मामले हो गए। चंपाइकम दोराइजम मामले में तो वरीयता दे दी, किसको, मूल अधिकारों को, DPSP पर। और जो गोलकनाथ मामला है उसमें कहा कि अगर DPSP को लागू करना है तो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। 2 हो गए मामले। इस प्रकार के कई मामले थे, लेकिन अपने मुख्य मेंशन किया है। फिर आता है मिनर्वा मिल्स मामला। कौन सा मामला आता है, मिनर्वा मिल्स मामला, याद करो, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, चंपाइकम दोराइजम मामला 1951, गोलकनाथ मामला 1967, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। डेट याद करनी है, लिख सकते हैं, अगर रिपीट करेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और DPSP के बीच संतुलन के रूप में। इसका मतलब यहाँ समान वरीयता दे रहा है। कौन, मिनर्वा मिल्स मामला। आगे भी कई प्रकार के मामले आते रहेंगे, आए हैं,
लेकिन मुख्य रूप से मैंने इनको मेंशन किया है। चंपाइकम दोहराइजम मामला 1951 में, जिसमें वरीयता दी गई, और जो उसके पश्चात गोलकनाथ मामला 1967, उसमें संशोधन न करने की बात कही गई। किसमें? मूल अधिकारों में। किसको लागू करने के लिए? डीपीएसपी को। और मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा? वे मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में संतुलन होना जरूरी है, यानी दोनों ही आवश्यक है राज्य के लिए। वर्तमान में मूल अधिकार डीपीएसपी पर उच्चतर है। इसका मतलब क्या हुआ? मूल अधिकार हावी हैं डीपीएसपी पर। संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अभी जो वर्तमान की कंडीशन है उसमें क्या है? डीपीएसपी को लागू करने के लिए संशोधन कर सकती है। कौन? करने का अधिकार केवल संसद को है। इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके साथ शर्त लगा दी है। कौन सी शर्त लगा दी है? याद करेंगे 1973 का मामला, चलो उसके बारे में अलग से बनाएंगे, 42वां संविधान संशोधन, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, उस पर न जा कर के अपने मूल विषय पर वापस आते हैं, डीपीएसपी पे। यानी अगर करंट की लोकेशन, करंट की कंडीशन बताएं तो डीपीएसपी अभी भी मूल अधिकारों के बराबर नहीं है, यानी मूल अधिकार हावी हैं। लेकिन अगर लागू करना होता है राज्य को डीपीएसपी को, तो मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है, बजाय मूल ढांचा क्षतिग्रस्त न हो, मूल ढांचा क्षतिग्रस्त न हो। ठीक है। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संबंधित अनुच्छेद। अब अपने भाग 4 के जो संबंधित अनुच्छेद है 36 से 51 तक, उनका उल्लेख कर देते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा। इसका मतलब किसके बारे में कहा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ लागू किया जाता है, उसके लिए राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। तो 36 में क्या चीज़ है? राज्य की परिभाषा दी गई है। जिस प्रकार अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए वहाँ भी राज्य की परिभाषा है, 12 में भी, और इधर 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है डीपीएसपी को लागू करने के उद्देश्य से। फिर आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस भाग में समाहित तत्वों को लागू करना, यह भी कहा गया है। इसके अलावा जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, गैर न्यायोचित, क्या चीज़? गैर न्यायोचित, यानी अगर संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है, अगर उनका उल्लंघन होता है तो कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। गैर न्यायोचित है, कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 37 में। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में इस भाग में समाहित तत्वों को लागू करना वो 37 में है, और ये गैर न्यायोचित है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 में क्या, किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है? कि राज्य लोक कल्याण के लिए क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 3 ये लगातार याद करनी है। 36 में राज्य की परिभाषा, रटो, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में गैर न्यायोचित, यानी इस भाग में समाहित तत्वों को लागू करना, जो भी डीपीएसपी है उसको लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 37 के तहत। उसी में गैर न्यायोचित बताया गया कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय की शरण नहीं ले सकती। 38 में क्या किया गया? राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोगों को कल्याण सर्वप्रथम है, लोगों का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा। ठीक है। अब अगला अनुच्छेद है 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत। राज्य को कुछ इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व है जिनका पालन करना चाहिए। अनुसरणीय का मतलब चाहिए, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तो पहली बाध्यता खत्म कर दी, किसमें? अनुच्छेद 37 में। लेकिन 39 कह रहा है कि अगर उनका राज्य पालन करता है तो राज्य में लोक कल्याण की भावना है वो साकार हो जाएगी। तो अनुच्छेद 39 क्या है? राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति सिद्धांत। मेरा सुझाव रहेगा ये जो सारे अनुच्छेद है अपने हाथ से इस प्रकार के नोट्स बनाएं ताकि डायरेक्ट इनको याद किया जा सके। अलग से शॉर्ट मेंशन करके बार बार रिपीट करें, अनुच्छेद तभी याद होते हैं। 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति सिद्धांत। ठीक है। और 39A ये कुछ अनुच्छेद हैं वो बाद में जोड़े गए थे, कुछ अनुच्छेद बाद में जोड़े गए थे। 39A 39 क, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाद में जोड़ा गया। इसको अपने नोट्स के आधार पर मेरा एक छोटा सा होमवर्क भी रहेगा आप लोगों के लिए भी। जो भी अनुच्छेद नए जोड़े गए हैं वो कब जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन था, इसको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं तो यही चाहूँगा कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब दें
ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि ये जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो कौन से संविधान संशोधन के तहत और किस सन में जोड़े गए थे। 39A या 39 का विषय वस्तु क्या है? वह समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधि का मतलब क्या होता है? कानूनी। जो वकीलीय सहायता होती है उसके लिए भी, वकील करने की भी सहायता है, वो कौन देता है? अनुच्छेद 39 या 39A देता है। समान न्याय, सभी को समान न्याय मिले। ऐसा नहीं है एक राजा है और एक रंक है, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर है, उन दोनों के लिए न्याय व्यवस्था कोई अलग से नहीं है। सभी के लिए न्याय प्रणाली एक जैसी होनी चाहिए, ये व्यवस्था देता है अनुच्छेद 39A। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। 40 नंबर, ग्राम पंचायतों का गठन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख, ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। इसके अलावा कहाँ किया गया है? जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था भारतीय संविधान के भाग 9 भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 41। 40 के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। 41 में किस चीज़ का उल्लेख है? 41 में किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसके बारे में देखते हैं अपने। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोगों की सहायता करने का अधिकार। इसका मतलब नरेगा जैसी योजनाएं हैं, वो काम हो गया एक तरह से। विकट परिस्थितियां हैं, काम नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? काम प्रोवाइड कराएगी। शिक्षा, आरटी जैसी योजनाएं हैं, जो राइट टू एजुकेशन है, यद्यपि ये एक मूल अधिकार बन चुका है, तो शिक्षा और लोक सहायता, अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो चल रही है लोगों की सहायता करने के लिए, तो वो इसमें शामिल हो सकती है। पेंशन योजनाएं चल रही है, वो इसमें सहायता में आती है। तो याद कर लेना, 40 पंचायतों से हैं, 41 लोक, काम और शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवाचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का। यह समझने वाली बात। 42 नंबर अनुच्छेद क्या है? काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। क्या मतलब हुआ? काम की न्याय संगत, इसका मतलब समान काम समान वेतन, ये न्याय संगत हो गया। ये नहीं है स्त्री पुरुष का भेद कर दिया, उम्र का भेद कर दिया, नहीं हो सकता। ये जाति विशेष का भेद कर दिया, नहीं हो सकता। काम की न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा काम की समय सीमा भी निश्चित की जानी चाहिए, यानी इतने घंटे काम करना है, ये नहीं कि उसके नींद का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए। इस प्रकार का अधिकार न होकर के सभी के लिए समान होना चाहिए, वो काम की न्याय संगत अवस्था होती है। मानवोचित दशाओं का, इसका मतलब पशुओं की तरह व्यवहार न किया जाए। यद्यपि मैं पशुओं की तरह व्यवहार का उल्लेख मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु भी तो एक जीव हैं और उनका कल्याण करना भी अपना धर्म बनता है, अपना कर्तव्य है। मूल जो कर्तव्य है उसमें भी पढ़ेंगे। तो मानवोचित का मतलब क्या हुआ? ऐसी कंडीशन नहीं करनी चाहिए जिससे उसका शोषण हो। शोषण जैसी घटनाएं मानव के साथ न हो। समान काम के लिए समान वेतन मिले। मानवोचित दशाएं हो, यानी काम करने के अनुकूल हो। ऐसा नहीं है वो काम कर रहा है लेकिन उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सहायता का उपबंध भी अनुच्छेद 42 में किया गया है। जिस प्रकार JSY एक योजना थी, मैं मेंशन कर रहा हूँ, JSY जननी सुरक्षा योजना। इसके अलावा 104 जो एम्बुलेंस है वो किससे संबंधित है? धन्वंतरी एम्बुलेंस जिसको बोलते हैं, वो प्रसूति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था करती हैं। इसके अलावा अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य के द्वारा प्रचारित की जा रही है। शुभ लक्ष्मी योजनाएं हैं, तो सारी प्रसूति सहायता के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार विभिन्न पेथियों के द्वारा अलग अलग राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है। उन सभी में केवल और केवल उनको सहायता पहुंचाना इनका उद्देश्य होता है। तो अनुच्छेद 42 समझ में आ गया। 40 में ग्राम पंचायतों का था।
41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता का था। 42 में न्याय संगत, मानवोचित और प्रसूति सहायता का उपबंध। ये कीवर्ड याद करने हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अनुच्छेद 42 को। काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध है। ठीक है। 43 में क्या चीज़ है, ये और इम्पोर्टेंट है। 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह वेतन भत्ते। काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको निर्वाह और वेतन भत्तों का उल्लेख किस में किया जाता है, अनुच्छेद 43 में। विस्तार से अपने पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं बड़ा बनाने की या विस्तृत करने की कोशिश करूँगा तो मेरे लिए थोड़ा असंभव हो जाएगा। तो अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह वेतन। ठीक है। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नए आर्टिकल जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने पहले होमवर्क के रूप में आपको बता दिया है, इनको मेंशन करना ही करना है। ठीक है। तो अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A क्या चीज़ है 43A में, उद्योगों में के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। जो फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्री में जो संबंधित काम करने वाले मजदूर हैं उनकी भी भागीदारी होनी जरूरी है, ये कहा जाता है अनुच्छेद 43A में। ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाह और वेतन भत्ते वो तो आते हैं 43 में, और 43 में कहा गया उनका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी कार्मिकों का योगदान होना जरूरी है। वो किस में किया गया है, अनुच्छेद 43 में। दोनों डिफरेंस है, 43 अलग है और 43A अलग है। 43 में तो क्या है, उनका वेतन और भत्ते जो भी है, निर्वाह भत्ते, उनके बारे में उल्लेख है। और 43A में जो उद्योगों का मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसमें भी कार्मिकों का कुछ हिस्सा होना जरूरी है। इसका मतलब वो अपनी बात रखें, इस प्रकार का उनका जो मैनेजमेंट है उसमें भी कुछ कर्मकार शामिल हों, ये कहा गया अनुच्छेद 43A में। अब आता है अनुच्छेद 44, लगभग हम सभी परिचित हैं इस प्रकार के लिए, यानी समान नागरिक, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। देश के जो भी नागरिक है, समान नागरिक संहिता की बात करें, सिविल संहिता, सिविल कोड की, जिस प्रकार अपने समान नागरिक संहिता केवल एक गोवा जो स्टेट है वहाँ लागू है वर्तमान में। कहाँ पे लागू है, गोवा में समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू है। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी के साथ समानता का ही व्यवहार किया जाए और सभी एक समान हो, इस प्रकार का व्यवहार। समान नागरिक संहिता की बात कौन कर रहा है, ये कर रहा है अनुच्छेद 44। ठीक है, याद कर लो, समान नागरिक संहिता की बात कौन कर रहा है, अनुच्छेद 44। ठीक। अब आता है अनुच्छेद 45, 6 से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 45 में क्या कहा जाता है, 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 45 में क्या कहा जाता है, 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। यानी 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। वापिस बताओ, 44 में क्या था, समान सिविल संहिता। 45 में 6 साल, याद कर लेना, समय सीमा याद करनी है। 6 साल से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। अब आता है 46, अनुच्छेद 46। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, 46 में, 46 में कहा गया SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देना। यानी जो कमज़ोर तबके हैं, जिसमें महिलाएं भी हो सकती है, अनुसूचित जाति भी हो सकती है, अनुसूचित जनजाति भी हो सकती है, EWS भी कह सकते हैं, OBC भी कह सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन और जो काम, अर्थ जो भी है, पैसा जिसके बारे में बात करते हैं, मजदूरी जिसके बारे में बात करते हैं, उनके हितों को बढ़ावा देने के बारे में बात की गई है। कौन से अनुच्छेद में, 46 में। अगर छोटी सी बात कहें तो रिजर्वेशन संबंधी जो भी प्रावधान है कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। 46 में क्या कहा है, उन जाति या कमज़ोर विशेष के लोगों के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, जो चिन्हित लोग हैं उनमें कौन से, SC ST हो सकता है, EWS हो सकता है, OBC हो सकता है, महिला हो सकता है, प्रताड़ित कोई भी हो, तो उनके लिए अलग से शिक्षा की और अर्थ संबंधी जो हित है उनको बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 47। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47। 47 लिखो। पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने संबंधी राज्य के कर्तव्य। इसमें क्या करेगा 47 में, पोषाहार का स्तर बढ़ाने। इसका मतलब
जो कुपोषण संबंधी बीमारियां हैं, कुपोषण संबंधी व्याधियां, उनको हटा करके पोषण स्तर को बढ़ाना, यानी उनके स्वास्थ्य को उत्तम करना। इसमें हेल्थ को इश्यू बनाया गया। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 47 में। जीवन स्तर सुधारने, और जो बिल्कुल स्लम बस्ती टाइप का लोग हैं उनके जीवन में सुधार करना, यानी उनके स्वास्थ्य को सुधार करना, ताकि उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा तो शिक्षा भी अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे, उनके रोजगार में लगने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, उत्पादकता बढ़ेगी, इससे राज्य को भी फायदा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? राज्य हित होगा। और इसका मतलब 47 किसके बारे में बात कर रहा है? पहला तो बात कर रहा है पोषाहार का स्तर, दूसरा जीवन स्तर। पोषाहार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जीवन का स्तर भी सुधरेगा। लोक स्वास्थ्य को बेहतर करने संबंधी राज्य के कर्तव्य। तो इसके लिए क्या करेगा राज्य सरकार? जो वैक्सीनेशन जैसी योजना चला रखी है। कौन सी? टीकाकरण की बात कर रहा हूँ मैं, टीकाकरण की बात। जैसे अभी कोरोना में क्या चला था? वैक्सीनेशन हुआ था, टीकाकरण हुआ था, वैक्सीनेशन। ठीक है। तो 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधारना, लोक स्वास्थ्य को बेहतर करना। अब आता है 48, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन करना। एग्रीकल्चर भी है इसमें, और जो पशु है उनका पालन भी किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, अनुच्छेद 48 में। अगला है 48A। ये इम्पोर्टेंट जो नए जोड़े गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। इनके लिए अलग से कौन से सन याद कर लेना। संविधान संशोधन के माध्यम से हुए हैं, उस संविधान संशोधन का और वर्ष का अलग से मेंशन जरूर कर लेना। यह होमवर्क के रूप में मैंने पहले ही बता दिया है। तो अनुच्छेद 48 किससे है? कृषि और पशुपालन से। 48A पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, यानी आसपास का जो भी वातावरण है उसकी सुरक्षा करना। पहली बात सुरक्षा करना, और सुरक्षा के साथ साथ उस पर्यावरण को और बढ़ाना। पेड़ पौधे जो भी है उनको ज़्यादा करना। जो पशु है, वन्य जीव जंतु दोनों भी हैं, उन सभी की मात्रा कम न होकर के बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं आ रही हैं वो केवल और केवल वन और वन्य जीवों की रक्षा न करने के कारण, मानव के द्वारा उनके आवासों का उल्लंघन करने के कारण आ रही है। इसलिए मानव जनित जो भी इस प्रकार के असुरक्षा के कारण है उनको दूर करते हुए वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करें। यह कहा गया है अनुच्छेद 48A में। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 49, 49। कौन सा अनुच्छेद है? ये आता है अनुच्छेद 49। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। ये चीज़ हम कई जगह पढ़ेंगे। राष्ट्रीय महत्व के जो मौलिक कर्तव्य है वहाँ भी इसका उल्लेख है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन कौन से हो सकते हैं? जिस प्रकार दिल्ली का लाल किला राष्ट्रीय महत्व का है, इस प्रकार अनेक जो किले हैं, जिस प्रकार राजस्थान में भी जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है, जसवंत थड़ा है, जयपुर में आमेर दुर्ग है, ये सारे के सारे क्या चीज़ है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है। इस प्रकार ताजमहल है आगरा का, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये कहा जाता है अनुच्छेद 39 में। ये कर्तव्य है राज्य सरकार का। अगर इनका संरक्षण करेंगे तो पर्यटन की जो एक संभावना है वो बढ़ जाएगी, दूसरे पर्यटक आएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का रोज़गार मिलेगा तो उनका आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर सुधार होगा। इसका मतलब अनुच्छेद 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये कहा जाता है 49 में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कही जाती है। अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ये दोनों के दोनों और इम्पोर्टेंट है। मेरा तो यही कहना, जितने भी अनुच्छेद है अलग से लिख करके सभी के सभी याद कर लें, रट्टा लगा लें, बहुत ज़रूरी है, समझना बेहद ज़रूरी है। 50 क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों पृथक्करण होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का उल्लंघन करें, उल्लंघन नहीं करना है। ये पृथक्करण की बात कर रहा है, किसकी? सेपरेशन की बात कर रहा है। कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में टांग खिंचाई न करें, अपने अपने कर्तव्य करें, तो लोगों में शांति स्थापित हो जाएगी और लोगों का
सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना नीति निर्देशक तत्वों का जो मूल उद्देश्य है वो तभी सफल होगा जब दो जो ये पोल है सरकार के, अगर ये सही तरह से काम करेंगे, एक दूसरे के कार्यों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो सामाजिक और आर्थिक जो कल्याण करना था वो संभव हो सकेगा। अगर ये दोनों ही टकराहट में अपना कार्य करते हैं तो मूल जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। अब आता है अंतिम अनुच्छेद, नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो प्राचीन अवधारणा बनी हुई थी कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको साकार करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भी इस तत्व को समाहित किया है। क्या कहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति हो, सुरक्षा हो, यानी जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुए थे, उस प्रत्येक सम्मेलन जिसमें विश्व शांति की बात की गई, भारत हमेशा इसमें शामिल रहा है। और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसी योजनाएं हैं उसका भी पक्षधर और हमेशा अग्रणी सदस्य देशों में शामिल रहा है। प्रत्येक जो संगठन हैं, अनेक प्रकार के जो सम्मेलन चल रहे हैं, जिस प्रकार कोप सम्मेलन थे, कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज जो भी हैं, कॉरपोरेशन ऑफ पार्टीज, उन सभी में लगभग भारत ने भाग लिया है। और वर्तमान में भारत की छवि वैश्विक पटल पर काफ़ी प्रकाशित छवि मानी जाती हैं। और सभी देश इस प्रकार के, यानी भारत के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके जो कथन हैं, उनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग जब इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो संपूर्ण विश्व अपने कानों को इनके भाषण की तरफ लगा करके सुनते हैं, क्योंकि इसमें विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बातें कही जाती हैं। तो मित्रों, आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में जो उल्लेखित है उनका वर्णन किया। 36 से लेकर के 51 तक जो भी नीति निर्देशक तत्व थे, अलग से उनको पढ़ने का प्रयास किया। मैंने एक आपको मूल नीति निर्देशक तत्वों को कंप्लीट करते हुए इनसे संबंधित एक होमवर्क दिया है। उसके अलावा एक और होमवर्क मैं बता रहा हूँ, यद्यपि इस कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लगातार मेंशन करना है। वो इस प्रकार है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख तो मैंने कर दिया। इसके अलावा संविधान में कहाँ कहाँ नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये तो स्पष्ट नीति निर्देशक तत्वों के नाम से हैं, लेकिन संविधान के ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन है, वो कौन से तत्व हैं, कौन से अनुच्छेद हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। आप सभी का लगातार सहयोग इसी प्रकार बना रहे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो, मैं उस परम सत्ता से यही प्रार्थना करता हूँ। और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें निश्चित रूप से सफल हों, यही उस परम सत्ता से दुआ करते हैं। तब तक आप लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।